हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की एक रोमांचक कॉमिक्स लौट आई तुरीन का दूसरा भाग। लेकिन उस शैतान का निर्माण ही शिकार करने के लिए हुआ था। हिन धड़ाक। और ऐसा करने के लिए उसके पास वे शैतानी शक्तियां भी थी। तुरीन के पास ना तो जिसका कोई जोड़ था और ना तोड़। उफ। अब उस शैतानी रूप का तुरीन पर हावी होना भी निश्चित था और उसे शिकार बना लेना भी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अब कोई तुरीन को शिकार बना ले, भोकाल के होते? उफ। तुरीन पर विचित्र आक्रमण हुआ है। यह सूचना पाकर अगर मैंने भोकाल बनकर यहाँ पहुंचने में जरा भी देर कर दी होती तो इसने तुरीन को मार ही डाला था। लेकिन यह हुआ कैसे? राजरथ के सातों अश्वों ने इकट्ठे होकर यह भयानक शैतानी रूप कैसे ले लिया? यह बाद में सोचूंगा। इस समय मुझे 7 अश्वों वाले इस शैतानी रूप को ठिकाने लगाने के बारे में ही सोचना होगा। ओह, मेरी तलवार के प्रचंड वार ने 2 अश्वों को जो गहरे घाव पहुंचाए थे वे तेजी से ठीक हो रहे हैं। इन्हें समाप्त तो करना ही होगा, नहीं तो ये मुझे और तुरीन दोनों को समाप्त कर डालेंगे। लेकिन इन्हें समाप्त करने के लिए इन्हें अलग अलग करना बहुत आवश्यक है। इस शैतानी रूप पर तो पूरा प्रभाव तभी पड़ेगा जब इसके सातों अश्वों पर एक साथ प्रहार होगा। परंतु ऐसा होगा कैसे? उफ। भोकाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जबकि मौत उसके और तुरीन के एकदम सिर पर आ चुकी थी। और तब जब वह मौत कुछ ही अंगुल दूर थी, तब भोकाल के मस्तिष्क में कौंधी वह बिजली। एक उपाय है जिसकी सहायता से इस शैतानी रूप के सातों अश्वों पर एक साथ प्रहार किया जा सकता है, और वह उपाय है सप्तबाण विद्या। भोकाल ने उस शैतानी रूप को दूर उछालकर अपनी तलवार व ढाल भी एक तरफ फेंक दी। हिन यूं। और संभाल लिया वह धनुष। अगले ही क्षण जिस पर एक साथ 7 बाण चढ़े हुए थे, पलक झपकते ही झनझनाई धनुष की प्रत्यंचा। छूटे एक साथ 7 बाण, और दूसरे ही क्षण वे सातों अश्व एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हिननन हिननन। और इसी के साथ वह शैतानी रूप समाप्त हो गया था। अब भोकाल ने तुरंत ही तुरीन को संभाला। तुरीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, परंतु यह मुसीबत कहाँ से आई, कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम्हें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है प्रिय तुरीन। अब तुम मात्र इतना समझो कि इस समय तुम अपने भोकाल की बाहों में हो, और अब इन बाहों में तुम्हें कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती। यह बात किसी और के भी समझ में आ गई थी। मेरे दोनों असफल आक्रमणों ने तुरीन और महाबली दोनों को सतर्क कर दिया है, इसलिए अब तुरीन पर इस तरह आक्रमण करते रहना मूर्खता होगी। ऐसे तो महाबली को मुझ पर संदेह हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। मुझे आक्रमण दूसरे तरीके से करना होगा, तब तक जब तक महाबली के जीवन से दूर नहीं हो जाती। तुरीन, स्वागत है विकास नगर के राजमहल में। तुम्हारा स्वागत है तुरीन। यह हमारा और इस राज्य का सौभाग्य है कि तुम जैसी वीरांगना एक बार फिर हमारे बीच है। रानी मोहिनी तुरीन के स्वागत के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी क्षण छन। बचिए महारानी जी। छनाक। उफ। राज दरबार में उपस्थित हर शख्स को स्तब्ध कर देने वाली थी वह घटना। राज ज्योतिषी ने उस स्तब्धता को तोड़ा। क्षमा करें महारानी जी, आप महाबली की पत्नी के आगमन को सौभाग्य कह सकती हैं, परंतु मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा। राज ज्योतिषी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो परिस्थितियां और समय की गणना कह रही है। गजराज जैसे शुभ हाथी का एकाएक मस्त हो जाना, राजरथ के सौभाग्यशाली सप्त अश्वों का शैतानी रूप में आ जाना, और अब यह भारी झूमर। अगर इसे आप सौभाग्य कहती हैं तो क्षमा कीजिएगा महारानी जी, मैं आपको ऐसी महारानी कहूंगा जो महाबली से अपने
संबंधों को निभाने के लिए आंखें मूंदकर सारी प्रजा और राज्य को आने वाले संकटों की आग में झोंक रही है। किन संकटों की बात कर रहे हैं आप? अपशकुनों के उन संकटों को जो महाबली की पत्नी के साथ साथ विकासनगर में प्रवेश कर गए हैं। उन संकटों से बचना होगा महारानी, अन्यथा इस राज्य का विनाश निश्चित है। और इन संकटों और विनाश से राज्य को बचाने का एक ही रास्ता है कि तुरीन को राज्य से निकाल दिया जाए। क्यों मान्यवर, यही कहना चाहते हैं ना आप? भोकाल के आगमन से राज ज्योतिषी सकपका गया, कुछ कहते ना बना उससे। महारानी जी, मान्यवर राज ज्योतिषी ने परिस्थितियों और समय की गणना की दुहाई देकर अभी अभी मेरी पत्नी तुरीन पर अपशकुनी होने का आरोप लगाया है। वह अनर्गल बातों के सिवा कुछ नहीं। अपने शब्दों पर लगाम लगाइए महाबली, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अभी अभी आप मेरी पत्नी का अपमान कर रहे थे। वह तकरार बढ़ पाती उससे पहले ही रानी मोहिनी बीच में आ गई। एक क्षण महाबली, हमारे दरबार में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। राज ज्योतिषी ने समय की गणना और परिस्थितियों को सामने रखकर अपनी बात रखी। तुम्हारे पास अपनी बात रखने का क्या आधार है? आधार है, आधार आपके ऊपर गिरने वाले इस फानूस के रूप में, जिसकी रस्सी चीख चीख कर कह रही है कि यह अपने आप नहीं गिरा बल्कि उसे गिराया गया है, इसकी रस्सी को काटकर। और मेरी बात का प्रमाण स्वयं यह रस्सी है, जिसके रेशों को देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि रस्सी के रेशों की यह दशा तभी होती है जब उसे किसी धारदार हथियार से काटा जाए। भोकाल के तर्क को सभी ने परखा। महाबली सही कह रहे हैं। अगर मेरी यह बात सही है तो यह बात भी सही है कि किसी को तुरीन का फिर से मेरे जीवन में आना कतई पसंद नहीं है। वह एक बार फिर मेरी तुरीन को मुझसे अलग करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने पहले अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर तुरीन के प्राण लेने चाहे, और जब वह अपनी उस योजना में सफल नहीं हुआ तो उसने तुरीन को अपशकुनी घोषित करके राज्य से निकालकर उसे मुझसे दूर रचने का षड्यंत्र रच डाला। लेकिन जैसे भोकाल ने उस शैतान की योजना को सफल नहीं होने दिया है, वैसे ही उसके इस षड्यंत्र को भी सफल नहीं होने देगा। आओ तुरीन। तुरीन के विकासनगर में आगमन के साथ ही जो शैतानी षड्यंत्र आरंभ हो गया है, मुझे उसे समाप्त करना है, और उसके लिए मुझे बहुत ही सतर्क और सावधान रहना होगा। क्या हम अपने घर नहीं जा रहे हैं महाबली? घर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम उन परिस्थितियों की जांच करेंगे जो तुम्हें अपशकुनी सिद्ध करने पर तुली हुई हैं, और उसके लिए हमें वहां जाना होगा जहां राजरथ के अश्व तुम पर आक्रमण करने के लिए एकजुट हुए थे। वहां हमें क्या मिलेगा पता नहीं। षड्यंत्रकारी का सामने उस षड्यंत्रकारी को सामने लाने का अभियान कहीं से तो आरंभ करना है। यही वह स्थान है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय राजरथ के अश्वों ने इकट्ठे होकर शैतानी रूप धारण किया था, उससे एक क्षण पहले कहीं से कुछ विचित्र सी काली किरणें आकर उन अश्वों से टकराई थी। अगर हम ये पता कर सके कि वे किरणें कहाँ से आई थी तो शायद हमारा काम बन सकता है। यहाँ उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने उन किरणों को देखा। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वे किरणें यहीं कहीं आसपास से ही छोड़ी गई थी, और चूंकि उन किरणों को छोड़ने वाले को किसी ने नहीं देखा, इसलिए निश्चय ही उन किरणों को फेंकने वाला यहाँ आसपास ही कहीं छिपा हुआ था। तुमने ठीक कहा तुरीन, और यहाँ आसपास छिपने की एक ही जगह दिखाई दे रही है, मोटे तने वाला प्राचीन वृक्ष। सही कहा। आओ देखते हैं हमें वहाँ क्या मिलता है। उस पुराने वृक्ष के पास से कुछ ढूंढने के लिए तुरीन और भोकाल पूरे जी जान से जुट गए। जल्द ही उन्हें सफलता भी मिली। ये क्या है? छोटा घुंघरू, शायद किसी की पाजेब का छोटा घुंघरू। इसका अर्थ है कि तुम्हें
अपशकुनी सिद्ध करने का प्रयत्न करने वाला कोई पुरुष नहीं, बल्कि कोई किसी महिला की पाजेब से टूटकर यहाँ गिरना संयोग भी हो सकता है। इस घुंघरू को ध्यान से देखो तुरीन। इसकी विशेष बनावट और इस पर की गई अत्यधिक बारीक नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि यह घुंघरू किसी साधारण पाजेब का नहीं हो सकता। इसे तो वही महिला पहन सकती है जिसका संबंध किसी उच्च कुल के घराने से या राज परिवार से हो। सही कहा, लेकिन क्या यह घुंघरू हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखा सकता है? जब यह मिला है तो आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। परंतु फिलहाल तो समय है अपने घर वापस लौटने का। बहुत चालाक और तेज हो महाबली, परंतु ना मुझसे अधिक चालाक हो और ना मेरी शक्तियों से अधिक तेज। इधर षड्यंत्र के जालों को और अधिक फैलाया जा रहा था तो इधर और भी अधिक खुशियां मनाई जा रही थी। स्वागत है तुरीन बहन। ओह रूपसी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फिर तुम सबसे मिल पाऊंगी। एक ही व्यक्ति की दो पत्नियों में इतना प्रेम होगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अरे भाई, ये महाबली भोकाल की पत्नियां हैं, हम जैसों की नहीं। भोकाल की तीसरी पत्नी कहाँ थी? सलोनी बहन कहाँ है? वह मेरे स्वागत के लिए नहीं आई। सलोनी को भी यहीं होना चाहिए था। मैं देखता हूँ कहाँ है वह। सलोनी का यहाँ ना होने का सीधा सा अर्थ है कि उसे तुरीन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। बात कुछ और ही थी। तुरीन बहन के आगमन से बहुत प्रसन्न हूँ मैं। मैंने तुरीन की सुख शांति के लिए व्रत रखा है। ना तो मैं भोर तक अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ और ना उनका मुख देख सकती हूँ, जिसके लिए मैंने व्रत रखा है। आप तुरीन बहन को सारी बात बताकर उनसे कहना कि कल भोर के सूर्य की पहली किरणों के साथ ही मैं उनके समक्ष उपस्थित होंगी और उनका स्वागत करूंगी। ठीक है, मैं तुरीन के पास पहुंचता हूं। भोकाल से पहले भी कोई तुरीन तक पहुंचना चाहता था। यह बाण तुरीन जिसका निशाना थी। ओह, लेकिन तुरीन इतनी आसानी से निशाना बन पाने वाली कहाँ थी? सर्र, पर क्या मालूम था तुरीन को कि वह बाण उसे निशाना बनाने ही आया था। ओह, लक्ष्य भेदी बाण, और इसका लक्ष्य मैं ही हूँ, परंतु इसके वश में नहीं कि यह मुझे अपना लक्ष्य बना ले। भड़ाम! ओह, बाण के प्रभाव से टूटी उस दीवार ने तुरीन को फंसा लिया। अब तुरीन का उस बाण से बचना मुश्किल था जो उसे अपना लक्ष्य बनाने आया था, लेकिन लक्ष्य बना नहीं पाया। जकड़ा गया वह उन हाथों में जो महाबली भोकाल के हाथ कहलाते थे। सही समय पर पहुंचा मैं। ओह, यह बाण मेरे हाथों से छूटने के लिए मचल रहा है। इसका अर्थ है ये लक्ष्य भेदी बाण है, और ऐसे बाण जब तक अपने लक्ष्य को नहीं भेद देते तब तक शांत नहीं होते। ये लौट लौट कर अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते हैं। अगर ये बाण मेरे हाथों से छूट गया तो ये भी ऐसा ही करेगा, इसलिए मुझे इसे पकड़े रहना है। परंतु कब तक? नष्ट न किए जाने वाले इस बाण को मैं कब तक पकड़े रहूँगा? कभी ना कभी तो मुझे इसे छोड़ना ही होगा। और जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, यह तुरीन को अपना निशाना बना लेगा। तो फिर क्या करूं? इससे तुरीन को कैसे बचाऊं? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।